क्षमा एक शादीशुदा लड़की का नाम था, जो पहली बार क्षमा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा था अपने पति से कि तुम अही भूल कर रहे हो। नारी को इतना कमजोर मत समझो। नारी लता तो नहीं जिसे ऊंचा उठने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। रहा सवाल घर का, सो ईंट पत्थर से बनी इमारत और उसमें सजे सामान को ही अगर तुम घर की संज्ञा देते हो तो ऐसे घर तो कहीं भी मिल सकते हैं। मैं इसे घर नहीं, एक खूबसूरत कैद खाना समझती हूँ और मैं कैद में रहकर रोज रोज की मौत से मुक्ति चाहती हूँ। तुम्हारे घर तुम्हें ही मुबारक हो। मिस्टर दास ने अपनी कार शांति कुंज के सम्मुख रोक दी। वह कार का दरवाजा खोलकर उतर पड़ी। थैंक्स के लिए उसके होंठ हिलने ही चाहते थे कि मिस्टर दास ने एक वजनदार वाक्य दोहराया। देखो बेटी, नादान न बनो। उस कमीने को इतना सरलता से छोड़ देना सरासर मूर्खता होगी। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वही मिस्टर उसने एक बारगी मिस्टर दास की ओर देखा और नजरें झुकाए आगे बढ़ गई। मिस्टर दास की कार ने गति पकड़ ली। क्षमा बोझिल कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। आज उसे एक एक सीढ़ी चढ़ना मुश्किल लग रहा था, मगर मन का बोझ काफी हल्का हो गया था। तमाम बंधनों से मुक्ति जो मिल रही थी उसे उसे लगा एक अनुबंध था रवि और उसके परिवार के मध्य, जिसके अधीन वह कैद थी अब तक। आज उस अनुबंध को रद्द करके वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। मगर मिस्टर दास की बातों ने उसे बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। मिस्टर दास माँ के मौसेरे भाई हैं। वे पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्षमा का केस मिस्टर दास द्वारा ही लड़ा जा रहा था। वह सीधे अपने कमरे की ओर चल दी। आने की क्षमा जो लड़की थी, सामने गैलरी में उसकी माँ ने आग जला रही थी, उसे अनदेखा कर दी। पिंकी माँ के समेत बैठी हुई गुड़ियों का घर बना रही थी। पिंकी आने की क्षमा की बेटी थी। उसे यूं खामोशी से जाता देख झट से आंखें मटका कर बोली, देखा नानी, मम्मी कितनी चालाक है। लगता है आज भी मेरी गुड़िया के लिए गुड्डा लाना भूल गई है। तभी तो चुपके से चली गई अपने कमरे में। अभी खबर लेती हूँ, नहीं लाई होगी तो कट्टी कर दूंगी। सुबह उठते ही पिंकी ने क्षमा अपनी माँ से अपनी गुड़िया के लिए एक अच्छा सा गुड्डा लाने को कहा था। भागकर पूजा घर में बैठी अपनी नानी को सूचित करने चली गई थी। यह नानी जी, आज मम्मी गुड्डा लाएगी, अच्छा सुंदर सा, फिर गुड़िया का ब्याह करेंगे। नानी तुम मिठाई बनाना, बाजे बजेंगे, बड़ा मजा आएगा देखना। पिंकी की बात सुनकर एक फीकी सी हंसी तैर गई थी। क्षमा उस लड़की के लंबों पर गुड़िया का ब्याह करेगी, बड़ी लाडली घर बसाएगी गुड़िया का। मगर उस बेचारी को क्या पता कि खुद उसकी ही मम्मी का बसा बसाया घर किस कदर तिनका तिनका होकर बिखर गया है। वो बड़ी होकर पिंकी क्या सोचेगी, वह भीतर तक सिहर गई। बेडरूम में दीवान पर लेटी क्षमा ना मामूल क्या क्या सोच रही थी कि माँ ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए सवाल किया, क्या फैसला हुआ बेटी, पिंकी का क्या होगा। एक क्षण को तो वह माँ के चेहरे को अपलक निहारती रही, फिर उठ कर बैठ गई, मगर बोली कुछ भी नहीं। क्या हुआ तुझे, अरे बोलती क्यों नहीं। कुछ नहीं माँ, हम जीते जी समझो कि पिंकी की बात उठी तो भी पक्षी वकील ने काफी जोर दिया था, बच्ची अपने पिता के पास रहनी चाहिए। मगर दास अंकल की वजह से फैसला अपने पक्ष में हो गया। मैं जीत कर भी हार गई माँ। आखिर वाक्य बोलते बोलते क्षमा की आवाज भीग गई थी। पता नहीं उसका अंतिम वाक्य माँ सुन पाई या नहीं। माँ की आंखों में नमी तैर गई और गला भर गया। कहीं क्षमा देख ना ले, यह सोचकर माँ जल्दी से किचन की ओर मुड़ गई। मगर क्षमा से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है। वह माँ से कुछ पूछना ही चाह रही थी कि पिंकी भागती हुई आ गई और उससे लिपट गई। मम्मी बताओ ना, आप आज भी मेरे लिए गुड्डा क्यों नहीं लाए। आप झूठ बोलती हैं रोज रोज। ओ सॉरी पिंकी, मैं भूल गई थी, कल जरूर लाऊंगी। चलो हटो, अब हम नहीं बोलते। कट्टी, अब हम आपसे नहीं बोलेंगे कभी। गुड्डा लाएंगे तभी भी बोलेंगे। गुड्डा लाएंगे तब आप थोड़े ही, तब तो दोनों गालों पर प्यार करेंगे। वह कैसे करके दिखाओ भला। पिंकी मम्मी की गोद में चढ़ गई और दोनों गालों पर अपने गुलाबी होंठ छुआ दिए। क्षमा निहाल हो गई। उसके पिंकी को प्यार से अपनी बाहों में भर कर चूम लिया। क्षमा,
का मन काफी हल्का हो गया था। माँ चाय बनाकर लाई तो तीनों माँ बेटियों के साथ नाश्ता किया। इस दौरान क्षमा ने अपनी माँ की सूजी हुई आंखों को देखकर भाप लिया था। वे किचन में खूब जी भर कर रोई। एक सवालिया निगाह डाली उसने माँ के चेहरे पर। माँ ने सब पकाकर पलकें झुका ली और बर्तन ले उठने लगी। लाओ माँ, मुझे दे दो, मैं धो कर रख दूंगी। अब तुम आराम कर लो थोड़ी देर। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं बेटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बाहर से थकी मांदी आई है, आराम कर ले। और हाँ पिंकी, मम्मी को तंग मत करना, जाकर बाहर बॉबी के साथ खेल। नानी का आदेश पाते ही पिंकी बाहर भाग गई। माँ ट्रे उठकर किचन की ओर चल दी। ठीक 7 बजे मिस्टर दास आधम के माँ को प्रणाम करने के बाद एक आराम कुर्सी पर पसर कर बैठ गए। माँ ने एक प्रश्नवाचक निगाह मिस्टर दास के चेहरे पर डाली। कुछ देर की खामोशी के पश्चात दास बोले, औरत को इतना कमजोर मत समझो। औरत कोई लता तो नहीं है जिसे ऊपर उठने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो। रहा सवाल घर का, सो ईंट पत्थर से बनी इमारत और उसमें सजे सामान को ही अगर तुम घर की संज्ञा देते हो तो ऐसे घर को कहीं भी मिल सकते हैं। मैं इसे घर नहीं, एक खूबसूरत कैद खाना समझती हूँ। देखा दीदी, इस नादान लड़की को, एक कमीने को यूं ही छोड़ देने पर उतारू हो रही है। बस बहस के पश्चात इसे बोलने को कहा गया तो गूंगी सिर्फ इतनी ही बोली कि मुझे कोई ऐतराज नहीं। अरे ऐतराज क्यों नहीं, अपनी बिहाता पत्नी से तलाक ले रहा है और फिर एक बच्ची भी तो है। इन दोनों के लिए मुआवजा देना ही होगा। तब बच्चों को पता चलेगा कि हर माह नोट हाथ से निकलेंगे तो वही नोट उसे अपने किए का पछतावा दिलाते रहेंगे। मगर क्या भाई, तू रुक गया क्यों? माँ ने झट सवाल किया। दीदी, वह पैसा तब ही मिलेगा जब क्षमा डिमांड करेगी। क्यों रे क्षमा, तुझे इसमें ऐतराज काहे को हो रही है? अरे बोलती क्यों नहीं, हम तुझी से पूछ रहे हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद क्षमा ने अपनी झुकी हुई पलकें ऊपर उठाई और अपनी माँ से सवाल किया। माँ, क्या मैं अभी से भारी पड़ने लगी? तुम चिंता ना करो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। आखिर दो दो डिग्रियां किस दिन के लिए हैं? मैं किसी की दी हुई खैरात पर जीवन यापन करना अपना अपमान समझती हूँ। अपना व अपनी बच्ची का गुजारा चलाने में समर्थ हूँ मैं। तुम हमें गलत समझ रही हो बेटी। मिस्टर दास के स्वर में गंभीरता आ गई थी। माना तुम सब प्रकार से सक्षम हो, पढ़ी लिखी हो, दीदी के पास भी ईश्वर की कृपा से सभी कुछ है और तुम्हारे सिवा अन्य कोई औलाद नहीं दीदी। तुम ही एकमात्र वारिस हो। मगर तुम अपने से परे उन लोगों की तो सोचो जो अशिक्षित और असमर्थ हैं, जो औरतें दो जोन इज्जत की रोटी भी नहीं खा सकती और तलाक की शिकार हो जाती है। वे भी अगर तुम्हारी तरह सोचेंगे तो खाएंगे क्या? महिलाओं के हित के लिए कानून में खर्चा देने का प्रावधान है। तुम्हारी जैसी लड़कियां नादानी करके पुरुष को इस सजा से मुक्त कर देती है तो भला पुरुष को क्या नुकसान हुआ? तुम भली प्रकार से सोच लो। मुझे जो कहना था हम कह चुके हैं। मैं कल फिर आऊंगा। मिस्टर दास उठ कर चले गए। पूरे घर में मरघट सी खामोशी छा गई। क्षमा प्रशस्ति प्रतिमा सी मौन बैठी रही। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उस पर, मानो कुछ सुना ही ना हो। उसके कानों में रवि के वे अंतिम शब्द बार बार गूंज रहे थे कि तुम चाहो तो अहीं बनी रहो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, मगर मैं सीमा को नहीं छोड़ सकता। मेरी मानो तो अहीं रहकर पिंकी की देख रेख करो और आराम से रहो। कहीं मारा मारी फिरोगी, कौन उठाएगा तुम्हारा खर्च? क्या अपनी अकेली माँ पर बोझ बनोगी? डोंट वरी सीमा, मुझे तुम पर रहम आता है। क्यों तुम्हारी बुद्धि, मैं वादा करता हूँ क्षमा कि इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुम सीमा को इग्नोर कर दो। इस घर में सब कुछ तो तुम्हारा है। पहली बार क्षमा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा था, सिवा तुम्हारे ना। रवि, यही तुम भूल कर रहे हो। नारी को इतना कमजोर मत समझो। नारी कोई लता नहीं जिसे ऊंचा उठने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। रहा सवाल घर का, सो ईंट पत्थर से बनी इमारत और उसमें सजे सामान को ही अगर तुम घर की संज्ञा देते हो तो ऐसे में घर तो कहीं भी मिल सकता है। मैं इसे घर नहीं, एक खूबसूरत कैद खाना समझती हूँ और मैं कैद में रहकर रोज रोज की मौत से मुक्ति चाहती हूँ। तुम्हारे घर तुम्हें ही मुबारक हो। ठीक है, अगर ये कदम घर से बाहर निकले हैं तो याद रखना फिर कभी इस घर में आने की हिम्मत न करना। क्षमा ने थूक कर चाटना नहीं सिखाया रवि। मैं तुम्हारे जैसे फरेबी और चरित्रहीन
व्यक्ति के साथ रहना तो क्या, तुम्हारे छाया तक से दूर रहूंगी और अपने बच्ची को भी रखूंगी। वह तत्क्षण वहां से चली गई थी। लाख कोशिश के बावजूद इसे नींद नहीं आ रही थी। मिस्टर दास की बातों ने उसे पेशो पेश में डाल दिया था। वह क्या करे क्या नहीं। उसे लगा कि वह किसी अनदेखे चक्रव्यूह में फंस गई है और छुटकारे के लिए छटपटा रही है। उसका दम घुटने लगा। उसे अंधकार में डूबा अपना बेडरूम भयावह लगने लगा। क्षमा ने तुरंत उठकर बत्ती जला दी। कमरा रोशनी से भर उठा। अनायास ही उसका ध्यान पास लेटी पिंकी की ओर गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पिंकी अभी तक जाग रही थी। पिंकी उसके नजदीक आ गई और गले में बाहें डालकर बोली, मम्मा, आज जब हम खेल रहे थे ना, तब पता है एक पागल आ गया था। सब डर कर भाग गए थे। मीनू कहती है वह दीपू का भाई है, पागल हो गया है। मम्मा, लोग पागल क्यों हो जाते हैं मम्मा? बेटी, पागल होते नहीं, कर दिए जाते हैं। क्षमा खोई खोई से बोली थी। कौन करता है पागल मम्मा? परिस्थितियां। यह क्या चीज होती है मम्मा? तुम अभी नहीं समझोगी बेटी, बड़ी हो जाओगी तब समझ में आएगा। तुम्हारे इतना मम्मा? हाँ। अब तुम सो जाओ पिंकी, बस एक और कहा ना सो जाओ, बड़ी बात तो नहीं हो गई है बिटिया। मैं तो बता रही थी मम्मी कि मोनू के दादाजी मर गए आज शाम को। चुन्नू बता रहा था। अच्छा। क्षमा ने एक दीर्घ सांस ली और बोली, आदमी मरता क्यों है मम्मा? पिंकी ने अपने विस्फारित नेत्र करते हुए बोला, कभी कभी आदमी मरता नहीं, मार दिया जाता है बेटी। कुछ लोग रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, उनकी यही नियति है। क्या मीनू के दादाजी फिर से ही जाग जाएंगे? नहीं, नहीं रे बिटिया, वे सचमुच मर गए हैं। लकी थे वे जो जमात झंझटों से मुक्ति पा गए। क्षमा की इस बातों का पिंकी के मन में अब दिमाग में जरा सा भी पल्ले नहीं पड़ी। उलझन भरे मन को नींद ने यूं ही घेर लिया और नन्ही सी पिंकी नींद की आगोश में सिमट गई। उस रात क्षमा सो न पाई। तमाम रातें उल्टे सीधे विचारों में खोई रही। एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसके शुष्क होठों पर एक विचित्र प्रकार की मुस्कान तैर गई। सुबह जब मिस्टर दास आए, घर में घुसते ही क्षमा ने मुलाकात हो गई। उन्होंने क्षमा को अपने अधिकारों के प्रति सजग पाया। हेलो क्षमा, कैसी हो? जी अच्छी हूँ वकील अंकल। क्या सोचा तुमने? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम्म, भाई, या फिर अगर वगर तुम्हारा चक्कर क्या है? मेरी एक शर्त है अंकल। वह क्या है? क्षमा बताओ, मैं भी तो सुनूं। मुझे खर्च कोर्ट के अधिकारी वर्ग के समक्ष स्वयं रवि के हाथों से मिलना चाहिए। ठीक है, हम अपील कर देंगे और कुछ बस नहीं, और केवल यही चाहिए था। अपील मंजूर कर ली गई। कोर्ट में हर माह आने के बाद रवि को आखिर मगर अदालत का फैसला ही था, सो इनकार तो प्रश्न उठ करने का बनता ही नहीं। पहली किस्त की अदायगी उसी दिन उसी समय देने का रवि ने अपने विचार प्रकट किया। कोर्ट को भला क्या एतराज हो सकता था? रवि की इनकम को देखते हुए कोर्ट के नियम के अनुसार क्षमा के हिस्से का एक तय रकम बना दिया गया। मुआवजे की रकम के बारे में जानकर रवि का चेहरा उतर गया, मगर अब क्या हो सकता था? रवि ने मुआवजे की राशि वकील के हाथों में थमा दी। कटघरे में खड़ी क्षमा ने जैसे ही नोट हाथ में लिए, सब को देखते ही देखते उसने नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे अरे, यह क्या कर रही है क्षमा जी? वकील ने घबरा कर कहा। वकील साहब, यह मेरा निजी मामला है, क्षमा कीजिए, आपका रोल खत्म हो गया, धन्यवाद। रवि की समझ में कुछ नहीं आया, मगर उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। उसके पौरुष को कहीं गहरा आघात पहुंचा। क्षमा की माँ भी काफी हैरान थी, मगर क्षमा का यही जवाब था कि यह मेरा निजी मामला है, अपना पैसा है, चाहे कैसे भी इस्तेमाल करूं। हर माह एक निश्चित तारीख को क्षमा कोर्ट जाती, सबके सामने नोट के टुकड़े टुकड़े कर देती, हर बार रवि से पैसे वसूल करती और वही करती थी। रवि को क्षमा की हर कोर्ट ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उसने अदालत से निवेदन किया कि वह मुआवजे की राशि मनी ऑर्डर द्वारा भेजा जाएगा। उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जब जज साहब द्वारा क्षमा से मनी ऑर्डर भेजने के लिए पता पूछा तो सब के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्षमा ने शहर के एक अनाथालय का पता बताया। क्षमा ने अनुरोध किया कि मिस्टर रवि प्रतिमाह निश्चित की गई राशि अनाथ बच्चों को नियमित रूप से भेजते रहे, ताकि उस पैसे का सही उपयोग हो सके और मिस्टर रवि के मन में सदा यह एहसास बना रहे कि इनमें से अधिकांश बच्चे उन्हीं की जमात के लोग की करनी का फल होता है। क्षमा
अविलंब कोर्ट से बाहर निकल गई और तेज रफ्तार से चलती हुई भीड़ के रील में खो गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्टोरी बहुत बड़ी सीख दी होगी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों के पैदाइशी का सजा भुगत रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी सजा नहीं मिलती है। तो इस स्टोरी से हमें सजग रहना चाहिए, हमें अपने अधिकार को अवश्य ही लेना चाहिए। अगर कोई विवाहित पुरुष अगर किसी स्त्री को छोड़ता है तो उसे मुआवजा जरूर मांगना चाहिए और उसे बच्चों के प्रति खर्च को जरूर उठाना चाहिए, बल्कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर हर स्त्रियां अगर शर्मिंदगी करेगी अगर तो वैसे ही पुरुष जो है हमारे समाज में दुर्व्यवहार करते रहेगा और ऐसे ही लड़कियों पर शोषण होते रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।